जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आज अति प्रभावकारी लोगों की 7 आदतों के 7वें एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस एपिसोड को सुनकर आप क्या सीख सकते हैं? इस एपिसोड में लेखक ने बहुत ही गजब तरीके से पीपीसी की परिभाषा प्रस्तुत की है, अर्थात उत्पादन और उत्पादन क्षमता। इस परिभाषा के द्वारा वो हमने जीवन में कैसे प्रभावकारी बनना है, यह बेहतरीन तरीके से सिखाया है। इसके बाद इसी खंड में उन्होंने 7 आदतों के प्रयोग का नया तरीका बताया है। दोस्तों, अगर आप वाकई में अपने अंदर प्रभाव पैदा करना चाहते हैं और इस किताब से फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो इस किताब को पूरा सुनिए। इसके पहले 6 एपिसोड आ चुके हैं, आप उनसे सुनना शुरू कीजिए और धीरे धीरे आगे बढ़िए और अपने अंदर बदलाव पैदा कीजिए। दोस्तों, आज का एपिसोड आपके सामने प्रस्तुत है। कृपया चलिए सुनते हैं, चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, अति प्रभावकारी लोगों की 7 आदतें एक संक्षिप्त सर्वेक्षण के दूसरे भाग में आपका स्वागत है। प्रभावकारिता की परिभाषा से आज पढ़ना शुरू करेंगे। ये 7 आदतें प्रभावकारिता की आदतें हैं। चूँकि ये सिद्धांतों पर आधारित हैं, इसलिए लंबे समय में ये अधिकतम अच्छे परिणाम देती हैं। ये किसी व्यक्ति के चरित्र का आधार बन जाती हैं और त्रुटि रहित नक्शों के शक्तिदायक केंद्र की रचना करती हैं, जिससे वह व्यक्ति प्रभावकारी ढंग से अपनी समस्याओं को सुलझा सकता है, अपने अवसरों को अधिकतम कर सकता है और अन्य सिद्धांतों को लगातार सीखकर उन्हें विकास के ऊर्ध्वमुखी चक्रीय पथ में संयोजित कर सकता है। ये प्रभावकारिता की आदतें इसलिए भी हैं क्योंकि ये प्रभावकारिता के पैराडाइम पर आधारित हैं। यह पैराडाइम एक प्राकृतिक नियम के सामंजस्य में है, जिसे मैं पीपीसी संतुलन कहना चाहूँगा, जिसके विरुद्ध चलकर बहुत से लोग खुद को बर्बाद कर लेते हैं। ईसप की मुर्गी और सोने के अंडे की कहानी के माध्यम से इस सिद्धांत को आसानी से समझा जा सकता है। इस नीति कथा में एक गरीब किसान की कहानी है, जिसे एक दिन अपने प्रिय मुर्गे के दड़बे से सोने का चमकदार अंडा मिला। पहले तो उसने सोचा कि यह उसकी आंखों का वहम होगा, परंतु जब वह अंडे को फेंकने लगा तो उसके मन में विचार आया कि क्यों न सुनार से इसकी जांच करवा ली जाए। सुनार ने उसे बताया कि अंडा शुद्ध सोने का है। किसान को अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हुआ। जब अगले दिन फिर यही घटना हुई तो वह और भी हैरान हुआ। हर दिन सुबह आंख खुलते ही वह दड़बे की तरफ भागता था और उसे रोज सोने का एक अंडा मिल जाता था। देखते ही देखते वह बहुत अमीर बन गया, परंतु उसे यह सब किसी सपने की तरह लगता था। बहरहाल अमीर बनने के साथ ही उसमें लालच और अधीरता की भावनाएं आ गईं। उसने सोचा कि हर दिन सोने के अंडे का इंतजार क्यों किया जाए। इसलिए एक दिन उसने फैसला किया कि वह मुर्गी को मार डालेगा और उसके भीतर के सारे अंडे एक ही बार में बाहर निकाल लेगा। परंतु जब उसने मुर्गी का पेट चीरा तो उसे अंदर कुछ नहीं मिला। वहां पर एक भी सोने का अंडा नहीं था और अब भविष्य में उसे सोने का एक भी अंडा नहीं मिल सकता था। जो मुर्गी सोने के अंडे देती थी, किसान ने उस मुर्गी को ही मार डाला था। मेरे विचार से इस कहानी में एक प्राकृतिक नियम, एक सिद्धांत, प्रभावकारिता की मूलभूत परिभाषा निहित है। अधिकांश लोग प्रभावकारिता को सोने के अंडे के पैराडाइम से देखते हैं। आप जितना ज़्यादा उत्पादन करते हैं या जितना ज़्यादा काम करते हैं, आप उतने ही ज़्यादा प्रभावकारी हैं। परंतु जैसा यह कहानी दर्शाती है, सच्ची प्रभावकारिता में 2 चीज़ें होना अनिवार्य है। उत्पादन यानी सोने के अंडे जैसे उत्पादन, और उत्पादन करने वाली संपत्ति या उत्पादन क्षमता, मुर्गी। अगर आप जीवन में ऐसा दृष्टिकोण अपनाते हैं जो सिर्फ सोने के अंडों पर ही ध्यान केंद्रित करे और मुर्गी को नज़रअंदाज कर दे, तो आप जल्दी ही सोने के अंडे देने वाली संपत्ति को गंवा देंगे। दूसरी तरफ अगर आप सिर्फ मुर्गी का ही ध्यान रखेंगे और सोने के अंडों को नज़रअंदाज कर देंगे, तो जल्दी ही आपके पास इतने साधन नहीं बचेंगे जिनसे आप अपना या मुर्गी का पेट भर सकें। प्रभावकारिता संतुलन में निहित है, जिसे मैं पीपीसी संतुलन कहता हूँ। पी प्रोडक्शन यानी इच्छित परिणामों का उत्पादन या सोने के अंडे, पीसी यानी प्रोडक्शन कैपेबिलिटी यानी सोने के अंडों का उत्पादन करने वाली उत्पादन क्षमता, योग्यता या संपत्ति। 3 प्रकार की संपत्तियाँ। मूल रूप से संपत्तियाँ 3 प्रकार की होती हैं: भौतिक, आर्थिक और मानवीय। आइए इन्हें एक एक करके देखें। कुछ साल पहले मैंने एक भौतिक संपत्ति खरीदी।
पावर लॉन मोवर यानी लॉन की घास काटने वाली विद्युत चलित मशीन। मैंने इसका लगातार प्रयोग किया, परंतु इसके रख रखाव पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। मशीन कुछ समय तक तो अच्छी चली, फिर गड़बड़ करने लगी। मैंने इसकी मरम्मत करवाकर और इसकी धार तेज करवाकर इसे दोबारा पहले जैसा बनाने की कोशिश की, परंतु मैंने पाया कि इंजन की क्षमता आधी हो गई थी। एक तरह से अब यह मशीन लगभग बेकार हो गई थी। अगर मैंने पीसी में निवेश किया होता, यानी इस संपत्ति को सुरक्षित रखने तथा उसके रख रखाव पर ध्यान दिया होता, तो मैं अब भी इसके द्वारा उत्पन्न पी यानी अपने तराशे हुए लान का आनंद ले रहा होता। बहरहाल इसका परिणाम यह हुआ कि पुरानी मशीन के रख रखाव में मुझे जितना समय और धन खर्च करना पड़ता, उससे अधिक मुझे नई मशीन खरीदने में करना पड़ा। यह कतई प्रभावकारी तरीका नहीं था। अल्पकालीन लाभों या परिणामों के लालच में हम अक्सर अपनी मूल्यवान भौतिक संपत्तियों को बर्बाद कर देते हैं। इन संपत्तियों में हमारी कार, कंप्यूटर, वॉशिंग मशीन या ड्रायर तो शामिल हैं ही, हमारा शरीर और पर्यावरण भी शामिल है। पी और पीसी में संतुलन बनाए रखने से भौतिक संपत्तियों के प्रभावकारी प्रयोग में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। आर्थिक संपत्ति के प्रभावकारी प्रयोग पर भी इसका बहुत प्रभाव पड़ता है। लोग अक्सर मूलधन और ब्याज के अंतर को नहीं समझ पाते हैं। क्या आपने कभी अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए या सोने के ज़्यादा अंडे पाने के लिए अपने मूलधन का प्रयोग किया है? घटते मूलधन में ब्याज या आमदनी पैदा करने की घटती शक्ति होती है। घटती हुई पूंजी सिमटती जाती है और एक समय ऐसा आता है जब यह बुनियादी आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पाती। हमारी सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक संपत्ति है हमारी कमाने की क्षमता। अगर हम अपने पीसी को बेहतर बनाने में लगातार निवेश नहीं करते हैं तो हम अपने विकल्पों को बहुत सीमित कर लेते हैं। हम अपनी वर्तमान स्थिति में ही कैद होकर रह जाते हैं और इस विचार से डरते रहते हैं कि कंपनी या बॉस हमारे बारे में क्या सोचते होंगे। इस तरह हम आर्थिक रूप से निर्भर तथा रक्षात्मक हो जाते हैं। एक बार फिर यह प्रभावकारी तरीका नहीं है। मानवीय क्षेत्र में पीसी संतुलन इतना मूलभूत है, परंतु यह अधिक महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि भौतिक तथा आर्थिक संपत्तियों को मानव ही नियंत्रित करता है। जब वैवाहिक जीवन में पति पत्नी दोनों ही सोने के अंडे यानी लाभ पाने के बारे में ज़्यादा चिंता करते हैं और इसे संभव बनाने वाले रिश्ते को सुरक्षित रखने के बारे में कम चिंता करते हैं, तो वे अक्सर असंवेदनशील और लापरवाह हो जाते हैं। वे उदारता के छोटे छोटे कार्यों को नज़रअंदाज कर देते हैं और उस शिष्टाचार को भूल जाते हैं जो गहरे रिश्ते में बेहद महत्वपूर्ण होता है। वे एक दूसरे से काम निकलवाने के लिए भावनात्मक नियंत्रण के दांव पेचों का प्रयोग करने लगते हैं, अपनी खुद की आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित करने लगते हैं, तर्क द्वारा अपने व्यवहार को उचित ठहराते हैं और सामने वाले को गलत साबित करने के लिए प्रमाण तलाशते हैं। प्रेम, प्रगाढ़ता, कोमलता और सहजता कम होने लगती है। मुर्गी दिनों दिन बीमार होती जाती है। आइए हम देखें कि बच्चों और माता पिता के रिश्ते में क्या होता है। जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं तो वे बहुत निर्भर, कोमल और असुरक्षित होते हैं। ऐसे में पीसी की मेहनत को नज़रअंदाज करना बहुत आसान होता है। आप उन्हें प्रशिक्षण देने, उनसे संवाद करने, उनके साथ जुड़ने और उनकी बात सुनने के महत्व को अनदेखा कर देते हैं। इसके बजाय यह ज़्यादा आसान होता है कि आप उनकी असुरक्षित स्थिति का लाभ उठाएं, उनसे अपना काम निकलवाएं, उनसे अपना मनचाहा काम उन तरीकों से करवाएं जिस तरीके से आप करवाना चाहते हैं। तत्काल, आखिर आप उनसे बड़े हैं, ज़्यादा समझदार हैं और आप सही हैं, इसलिए क्यों ना उन्हें सिर्फ यह बता दिया जाए कि उन्हें क्या करना है। यदि ज़रूरत पड़े तो उन पर चीखें, चिल्लाएं, उन्हें धमकी दें और उन्हें अपने तरीके से काम करने के लिए विवश कर दें। या फिर इसके विपरीत आप उनकी हर फरमाइश पूरी कर सकते हैं। आप लोकप्रियता के सोने के अंडे का पीछा करते हुए उन्हें हर कीमत पर खुश रखने की कोशिश कर सकते हैं और हर बार उन्हें मनमानी करने की छूट दे सकते हैं। परिणाम स्वरूप बड़े होने पर उनमें मानदंडों या अपेक्षाओं का आंतरिक बोध नहीं होगा। साथ ही उनमें अनुशासित या जिम्मेदार होने की व्यक्तिगत प्रतिबद्धता भी नहीं होगी। चाहे आप तानाशाही का तरीका अपनाएं या अति उदारता का, मूल रूप से आपकी मानसिकता सोने के अंडे की है। आप या तो अपनी चलाना चाहते हैं या फिर आप यह चाहते हैं कि बच्चे आपको पसंद करें।
परंतु इस दौरान मुर्गी का क्या होता है? कुछ साल बाद बच्चे को जिम्मेदारी या आत्म अनुशासन का कितना एहसास होगा, या फिर उसमें कितना आत्मविश्वास होगा कि वह सही निर्णय ले सकता है और महत्वपूर्ण लक्ष्य हासिल कर सकता है? और आपके रिश्ते का क्या होगा जब वह किशोरावस्था के उस महत्वपूर्ण नाजुक दौर में पहुंचेगा, जब उसे पहचान के संकट, आइडेंटिटी क्राइसिस से गुजरना पड़ेगा? तो क्या अपने अनुभव से उसे यह विश्वास होगा कि आप बिना निर्णय सुनाए उसकी बात पूरे ध्यान से सुनेंगे? क्या उसे यह भरोसा होगा कि आप सचमुच गहराई से उसकी परवाह करते हैं और चाहे कोई भी बात हो वह आप पर विश्वास कर सकता है? क्या यह रिश्ता इतना मजबूत होगा कि आप उससे जुड़ सकें, उससे संवाद कर सकें, उसे प्रभावित कर सकें? मान लीजिए आप चाहते हैं कि आपकी पुत्री का कमरा साफ रहे। यह पी यानी उत्पादन या सोने का अंडा है। मान लीजिए आप यह भी चाहते हैं कि वह अपना कमरा खुद साफ करे। यह पीसी यानी उत्पादन क्षमता है। आपकी पुत्री वह मुर्गी या संपत्ति है जो सोने का अंडा देती है। अगर आपके पी और पीसी में संतुलन है तो वह खुशी खुशी और बिना याद दिलाए अपना कमरा साफ कर देगी, इसलिए क्योंकि वह प्रतिबद्ध है और उसमें स्वयं को प्रतिबद्ध बनाए रखने का अनुशासन है। आपकी पुत्री वह मूल्यवान संपत्ति है, वह मुर्गी है जो सोने का अंडा दे सकती है। परंतु अगर आपका पैराडाइम उत्पादन पर यानी कमरे को साफ कराने पर ही केंद्रित है तो हो सकता है आपको उससे काम करवाने के लिए बार बार कहना या टोकना पड़े। हो सकता है आप अपने प्रयास बढ़ाकर उस पर चिल्लाने लगें या उसे धमकी देने लगें। इस तरह सोने का अंडा पाने की इच्छा की वजह से आप मुर्गी की सेहत को कमज़ोर बना देते हैं। आइए मैं आपको अपनी एक बेटी के साथ अपना एक रोचक पीसी अनुभव बताता हूँ। हम व्यक्तिगत डेटिंग पर जाने की योजना बना रहे थे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं अपने हर बच्चे के साथ नियमित रूप से डेटिंग पर जाना पसंद करता हूँ। हमने यह पाया है कि इस अवसर का इंतज़ार करना उसका अनुभव करने जितना ही संतुष्टिदायक होता है। इसलिए मैं अपनी पुत्री के पास गया और उससे बोला, बेटा आज रात हम बाहर जाने वाले हैं, बोलो तुम क्या क्या करना चाहती हो? उसने जवाब दिया, छोड़िए डैडी, रहने दीजिए। मैंने कहा, नहीं सचमुच बताओ तुम क्या करना चाहती हो? उसने आखिरकार कहा, देखिए जो मैं करना चाहती हूँ वह आपको पसंद नहीं आएगा। मैंने गंभीरता से कहा, देखो बेटा मुझे ज़रूर पसंद आएगा। हम लोग इकट्ठे कहाँ जाएंगी यह फैसला तुम करोगी। उसने जवाब दिया, मैं स्टार वॉर्स फिल्म देखने जाना चाहती हूँ, परंतु मैं जानती हूँ कि आपको स्टार वॉर्स पसंद नहीं है। आप इससे पहले वाली फिल्म में सो गए थे। आपको इस तरह की फैंटेसी फिल्में पसंद नहीं हैं। रहने दीजिए डैडी। नहीं बेटा, अगर तुम यही चाहती हो तो मुझे भी यह अच्छा लगेगा। डैडी आप इस बारे में परेशान ना हो, यह ज़रूरी तो नहीं है कि हम हमेशा अपनी डेट पर जाएं। वह थोड़ा ठहर कर बोली, परंतु क्या आप जानते हैं कि स्टार वॉर्स आपको पसंद क्यों नहीं आती? ऐसा इसलिए है क्योंकि आप जेडी नाइट के जीवन दर्शन और प्रशिक्षण को नहीं समझते हैं। क्या डैडी, आप जो सिद्धांत सिखाते हैं दरअसल जेडी नाइट को भी उन्हीं सिद्धांतों के अनुरूप प्रशिक्षित किया जाता है। वाकई? तब तो फिर हम स्टार वॉर्स देखने ज़रूर चलेंगे। और हम गए। वह मेरे पास बैठी और उसने मुझे पैराडाइम समझाया। मैं उसका विद्यार्थी बन गया और उससे सीखने लगा। यह बहुत ही आनंददायक अनुभव था। अब मैं पूरी फिल्म में एक नया पैराडाइम देख सकता था। अब मैं यह समझ गया था कि जेडी नाइट की प्रशिक्षण की मूलभूत फिलॉसफी विभिन्न परिस्थितियों में किस तरह सामने आती है। यह कोई पूर्व सुनियोजित पी अनुभव नहीं था, बल्कि पीसी निवेश का एक अप्रत्याशित फल था। इससे हमारा रिश्ता मजबूत हुआ और हमें आनंद भी आया। साथ ही हमें सोने के अंडे का लाभ भी मिला, क्योंकि मुर्गी यानी हमारे रिश्ते की गुणवत्ता को भरपेट भोजन मिला था। संगठनात्मक पीसी किसी भी सही सिद्धांत का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू यह होता है कि यह इतना तर्कसंगत हो कि इसे बहुत सी परिस्थितियों में अपनाया जा सके। इस पूरी पुस्तक में मैंने उन तरीकों पर चर्चा करूंगा जिनके द्वारा इन सिद्धांतों को व्यक्तियों के साथ साथ संगठनों, ऑर्गेनाइजेशंस में भी अपनाया जा सकता है, जिनमें परिवार भी शामिल है। जब लोग संगठनों में भौतिक संपत्तियों के प्रयोग में पीसी संतुलन का सम्मान नहीं करते हैं तो वे संगठन की प्रभावकारिता को कम कर देते हैं। यही नहीं, वे अक्सर मरती हुई मुर्गी दूसरों के पास छोड़ जाते हैं। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति किसी मशीन यानी भौतिक संपत्ति का प्रभारी है। वह अपने वरिष्ठ अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए बहुत उत्सुक है। संभवतः
कंपनी तेजी से प्रगति कर रही है और प्रमोशन जल्दी जल्दी हो रहे हैं, इसलिए वह अधिकतम उत्पादन करता है और मशीनों के रखरखाव के लिए एक दिन भी काम नहीं रोकता। वह मशीनों को दिन रात चलाता है। परिणाम स्वरूप उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है, लागत कम लगती है और लाभ आसमान छूने लगता है। कुछ ही समय में उसे प्रमोशन मिल जाता है, सोने का अंडा। परंतु मान लीजिए आप उसकी जगह नौकरी करने आते हैं। आपको विरासत में एक बीमार मुर्गी मिलती है, क्योंकि अब तक मशीन के पुर्जे घिस चुके हैं और यह खराब होने लगी है। आपको मशीनों के रखरखाव के लिए कई दिनों तक काम बंद करना पड़ता है और खर्च भी करना पड़ता है। लागत आसमान छूने लगती है और लाभ रसातल को। सोने के अंडों के नुकसान के लिए दोष किसे दिया जाता है? आपको। सच्चाई यह है कि संपत्ति आपके पहले वाले सुपरवाइजर ने नष्ट की थी, परंतु हिसाब किताब रखने वालों ने सिर्फ कंपनी के उत्पादन, लागत और लाभ का रिकॉर्ड रखा। जब किसी संगठन की मानवीय संपत्तियों यानी ग्राहकों और कर्मचारियों पर पीसी संतुलन को लागू किया जाता है, तब यह विशेष महत्वपूर्ण हो जाता है। मैं एक ऐसे रेस्तरां को जानता हूं जहां बहुत बढ़िया फिश सूप मिलता था। यह रेस्तरां हर दिन लंच के समय ग्राहकों से खचाखच भरा रहता था। फिर एक दिन इसे बेच दिया गया। इसके नए मालिक ने सोने के अंडे पर ध्यान केंद्रित किया और सूप में ज़्यादा पानी मिलाने लगा। एक महीने तक लागत कम होने तथा आमदनी बराबर रहने के कारण लाभ बहुत बढ़ गया, परंतु धीरे धीरे ग्राहक कम होने लगे। विश्वास उठ चुका था, इसलिए बिजनेस भी चौपट हो गया। नए मालिक के होश उड़ गए। उसने इसे दोबारा पहले जैसा लोकप्रिय बनाने की बहुत कोशिश की, परंतु कोई फायदा नहीं हुआ। उसने ग्राहकों की अपेक्षा की थी, उनका विश्वास तोड़ा था और उनकी वफादारी की संपत्ति खो दी थी। अब वह मुर्गी ही नहीं बची थी जो सोने का अंडा दे सके। ऐसे बहुत से संगठन हैं जहां ग्राहकों के बारे में तो बहुत बातें होती हैं, परंतु उन लोगों को पूरी तरह अनदेखा कर दिया जाता है जो ग्राहकों के संपर्क में आते हैं, यानी कर्मचारी। पीसी सिद्धांत यह है कि आप अपने कर्मचारियों के साथ हमेशा वैसा ही व्यवहार करें जैसा आप उनसे अपने सर्वश्रेष्ठ ग्राहकों से करवाना चाहते हैं। आप किसी आदमी के हाथ तो खरीद सकते हैं, पर उसका दिल नहीं खरीद सकते। जहां उसके उत्साह और वफादारी का निवास है। आप उसकी कमर तो खरीद सकते हैं, परंतु उसका दिमाग नहीं खरीद सकते, जहां उसकी रचनात्मक बुद्धि और कुशलता का वास है। पीसी का अर्थ यह है कि आप अपने कर्मचारियों को स्वेच्छा से काम करने वाले स्वयं सेवक समझकर उनसे भी उसी तरह व्यवहार करें जिस तरह आप अपने ग्राहकों से करते हैं। आखिर कर्मचारी स्वेच्छा से काम करने वाले स्वयं सेवक ही तो हैं, क्योंकि वे अपने सर्वोत्तम हिस्सों यानी अपने दिल और अपने दिमाग को अपनी इच्छाओं से आपकी सेवा में लगाते हैं। मैं एक बार एक समूह में था जहां किसी ने पूछा, आलसी और अयोग्य कर्मचारियों को किस तरह सही सांचे में ढाला जाए। एक आदमी ने जवाब दिया, हथगोले फेंक दो। कई लोग मर्दाना मैनेजमेंट के इस सुझाव पर बहुत खुश हुए, क्योंकि उनके हिसाब से सुपरवाइजिंग की सही नीति यही थी, या तो सुधर जाओ वरना दफा हो जाओ। परंतु समूह में मौजूद एक अन्य व्यक्ति ने पूछा, टुकड़े कौन उठाएगा? टुकड़े बचेंगे ही नहीं। वह व्यक्ति बोला, तो फिर आप अपने ग्राहकों के साथ भी ऐसा क्यों नहीं करते? उनसे साफ शब्दों में कह दें, सुनिए, अगर आप खरीदना नहीं चाहते तो तत्काल यहाँ से दफा हो जाएं। उसने कहा, आप ग्राहकों के साथ ऐसा नहीं कर सकते, तो फिर आप अपने कर्मचारियों के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, क्योंकि वो आपकी नौकरी करते हैं। मैं समझ गया। अब आप यह बताएं कि आपके कर्मचारी आपके प्रति समर्पित हैं? क्या वे कड़ी मेहनत करते हैं? आपकी कंपनी के कितने लोग नौकरी छोड़कर दूसरी कंपनियों में चले जाते हैं? क्या आप मजाक कर रहे हैं? आजकल अच्छे लोग मिलते ही कहाँ हैं? ज़्यादातर कर्मचारी नौकरी छोड़कर चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा छुट्टियां लेते हैं, हमारे काम के साथ साथ पार्ट टाइम काम भी करते हैं। लोगों को आजकल कंपनी की ज़रा भी परवाह नहीं है। सोने के अंडों की परवाह करने वाले नज़रिए या पैराडाइम पर ध्यान केंद्रित करके आप सामने वाले व्यक्ति के दिल और दिमाग की सशक्त ऊर्जा का दोहन नहीं कर सकते। अल्प अवधि में कंपनी का लाभ महत्वपूर्ण तो है, परंतु यह सबसे महत्वपूर्ण नहीं है। प्रभावकारिता संतुलन में निहित है। परिणामों पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित करने का नतीजा अक्सर यह होता है कि सेहत बिगड़ जाती है, मशीनें खराब हो जाती हैं, बैंक अकाउंट खाली हो जाते हैं और रिश्ते टूट जाते हैं।
पीसी पर ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान देना उस व्यक्ति की तरह है जो हर दिन 3-4 घंटे दौड़ता है और शेखी बखारता है कि ऐसा करने से उसकी उम्र 10 साल बढ़ गई। उसे इस बात का एहसास ही नहीं होता कि वह लगभग इतना ही समय दौड़ने में लगा रहा है, या फिर यह उस व्यक्ति की तरह है जो जीवन भर स्कूल कॉलेज में गुजार देता है, कभी कोई उत्पादन नहीं करता और दूसरों के सोने के अंडों पर जीता है, यानी शाश्वत विद्यार्थी सिंड्रोम, इटर्नल स्टूडेंट सिंड्रोम का शिकार बना रहता है। पीसी संतुलन यानी सोने के अंडे उत्पादन और मुर्गी की सेहत व कल्याण उत्पादन क्षमता के बीच संतुलन बनाना अक्सर एक मुश्किल निर्णय होता है, परंतु मेरे विचार से यही प्रभावकारिता का वास्तविक सार है। यह अल्प अवधि के परिणामों को दीर्घ अवधि के परिणामों के साथ संतुलित करता है। यह शिक्षा हासिल करते समय अच्छे नंबर लाने तथा उसकी कीमत अदा करने के बीच संतुलन स्थापित करता है। यह कमरे को साफ रखने की इच्छा तथा पुत्री के साथ एक ऐसा रिश्ता बनाने के बीच में संतुलन स्थापित करता है जिससे पुत्री इस काम को करने के लिए भीतर से संकल्पवान हो और वह खुशी खुशी इच्छा से तथा बिना निगरानी की यह काम कर दे। यह एक ऐसा सिद्धांत है जिसे आप अपने जीवन में सही साबित होते देख सकते हैं। जब आप सोने के अधिक अंडे पाने के लिए दिन रात ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत करते हैं और बीमार हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, तो इस वजह से आप अगले दिन बिल्कुल भी उत्पादन नहीं कर पाते। दूसरी तरफ अगर आप रात को अच्छी नींद ले लेते हैं तो सुबह जागने पर आप पूरे दिन उत्पादन के लिए तैयार होते हैं। इस सिद्धांत को आप तब भी सही साबित होते देख सकते हैं जब आप किसी से अपना मनचाहा काम करवाने के लिए उस पर दबाव डालते हैं, परंतु इसके बाद आपको यह महसूस होता है कि संबंध कमज़ोर हो गए हैं। दूसरी तरफ जब आप किसी संबंध को मजबूत बनाने में पर्याप्त समय लगाते हैं तो आप देखते हैं कि साथ काम करने और संवाद करने की इच्छा तथा योग्यता बहुत अधिक बढ़ गई है। पीसी संतुलन प्रभावकारिता का वास्तविक सार है। यह जीवन के हर क्षेत्र में सही साबित होता है, चाहे हम इसके साथ काम करें या इसके खिलाफ। यह हमेशा विद्यमान रहता है। यह लाइट हाउस है। यह प्रभावकारिता की वह परिभाषा और पैराडाइम है जिस पर इस पुस्तक के 7 आदतें आधारित हैं। दोस्तों, इससे पहले कि आगे पढ़ना शुरू करूं, आपको यह बता देना चाहता हूं कि आज का यह वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है। मैं चाहता था कि 20 मिनट में ख़त्म करूं, लेकिन क्योंकि पूरा अध्याय ख़त्म करना है, इसलिए आइए आगे भी और 10 मिनट सुन लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इस पुस्तक का प्रयोग कैसे करें? इससे पहले कि हम अति प्रभावकारी लोगों की 7 आदतों पर काम करना शुरू करें, मैं आपको 2 पैराडाइम परिवर्तनों का सुझाव देना चाहूँगा जो इस पुस्तक से मिलने वाले लाभ को बहुत बढ़ा देंगे। सबसे पहले तो मैं आपको यह सुझाव दूंगा कि आप इसे पुस्तक के रूप में ना देखें, यानी आप यह ना समझें कि आपको बस इसे एक बार पढ़कर रख देना है। हो सकता है कि पूरी पुस्तक की जानकारी हासिल करने के लिए आप इसे एक बार में लगातार पूरा पढ़ना चाहें। बहरहाल पुस्तक की सामग्री को इस तरह तैयार किया गया है ताकि परिवर्तन तथा विकास की सतत प्रक्रिया में यह हमेशा आपके सहयोगी की भूमिका निभाए। इसे विकास के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया है। हर आदत के अंत में उसे जीवन में अपनाने के सुझाव दिए गए हैं ताकि जैसे ही आप तैयार हों, आप किसी विशेष आदत का अध्ययन करके उस पर ध्यान केंद्रित कर सकें। जब आप आदतों को समझने और उन पर अमल करने के अधिक ऊंचे स्तरों की ओर बढ़ते जाएं, तो आप हर आदत में दिए गए सिद्धांतों को बार बार पढ़कर अपने ज्ञान, योग्यता और इच्छा का विस्तार करने की कोशिश कर सकते हैं। मेरा दूसरा सुझाव यह है कि आप इस पुस्तक के प्रति अपने पैराडाइम को बदल लें। इस पुस्तक को सीखने वाले विद्यार्थी की भूमिका के बजाय आप इसे सिखाने वाले शिक्षक की भूमिका में आ जाएं। अंदर से बाहर की ओर की नीति पर चलें। इसे किसी दूसरे को बताने या इस पर चर्चा करने के उद्देश्य से पढ़ें। यह लक्ष्य बना लें कि इसे सीखने के 48 घंटे के भीतर आप इस बारे में किसी दूसरे को सिखाएंगे या इस पर चर्चा करेंगे। उदाहरण के लिए, अगर आपको यह पता होता कि आपको अगले 48 घंटे के भीतर किसी को पीसी संतुलन के बारे में सिखाना है, तो क्या आपने पुस्तक को अलग ढंग से पढ़ा होता? जब आप इस अध्याय का अंतिम हिस्सा पढ़ रहे हैं तो इसे आजमा कर देखें। इस तरह पढ़ें जैसे आप इसे अपने जीवन साथी,
बच्चे व्यावसायिक सहयोगी या मित्र को आज कल में सिखाने वाले हैं। जब यह आपके दिमाग में तरोताज़ा हो, अपनी मानसिक तथा भावनात्मक सोच में फ़र्क आपको खुद ही नज़र आ जाएगा। मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आप अगले अध्यायों की सामग्री को इस तरीके से पढ़ेंगे तो इससे आपको न सिर्फ पढ़ी हुई सामग्री ज़्यादा अच्छी तरह याद रहेगी, बल्कि आपका दृष्टिकोण भी विस्तृत हो जाएगा, आपकी समझ गहरी हो जाएगी और इन आदतों को जीवन में उतारने की प्रेरणा भी बढ़ जाएगी। इसके अलावा जब आप अपने द्वारा सीखे सिद्धांत खुलेपन और ईमानदारी से दूसरों को बताएंगे तो आपको यह देखकर आश्चर्य होगा कि आपके बारे में लोगों के नकारात्मक विचार या अनुभूतियां गायब होने लगी हैं। जिन लोगों को आप ये आदतें सिखाएंगे वे आपको एक बदलते और विकसित होते व्यक्ति के रूप में देखेंगे। जब आप अपने जीवन में 7 आदतों पर अमल करेंगे तो लोग आपके इस काम में आपकी ज़्यादा मदद करेंगे और आपका ज़्यादा समर्थन करेंगे। हो सकता है वे भी अपने जीवन में इन आदतों पर अमल करने लगें। आप क्या आशा कर सकते हैं? अंतिम विश्लेषण में, जैसा मैरिलिन फर्ग्यूसन ने कहा था, कोई भी किसी दूसरे को परिवर्तन के लिए तैयार नहीं कर सकता। हम सब अपने परिवर्तन के द्वार की रक्षा करते हैं, जिसे सिर्फ भीतर से ही खोला जा सकता है। हम किसी दूसरे के परिवर्तन का द्वार नहीं खोल सकते, न तो बहस से, न ही भावनात्मक आग्रह से। अगर आप 7 आदतों में समाहित सिद्धांतों को समझने और जीवन में उतारने के लिए सचमुच अपने परिवर्तन के द्वार को खोलने का फैसला करते हैं तो मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि कई सकारात्मक परिवर्तन होंगे। सबसे पहले तो आपकी प्रगति विकासवादी होगी, परंतु अंतिम परिणाम क्रांतिकारी होगा। क्या आप इस बात से सहमत नहीं हैं कि अगर पूरी तरह अमल किया जाए तो सिर्फ PPC संतुलन का सिद्धांत ही अधिकांश व्यक्तियों और संगठनों की काया पलट कर देगा? व्यक्तिगत विजय की आदतों यानी पहली 3 आदतों के लिए परिवर्तन के द्वार खोलने का परिणाम यह होगा कि आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। आप खुद को अधिक गहरे तथा सार्थक ढंग से जान पाएंगे। आप अपने स्वभाव, अपने गहनतम जीवन मूल्यों और योगदान देने की अपनी अनूठी क्षमता से परिचित होंगे। जब आप अपने जीवन मूल्यों को जिएंगे तो आपको पहचान, ईमानदारी, नियंत्रण और आंतरिक मार्गदर्शन का एहसास होगा। यह एहसास आपके जीवन में उल्लास और शांति भर देगा। दूसरों से तुलना करने या दूसरों के धारणाओं की बजाय आप खुद को अपने भीतर से परिभाषित करेंगे। तब गलत और सही का संबंध भी इस बात से नहीं होगा कि दूसरे को इस बात का पता चलेगा या नहीं। विसंगति यह है कि जब आप इस बारे में कम परवाह करेंगे कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं, तो आप इस बारे में अधिक परवाह करने लगेंगे कि दूसरे अपने बारे में या अपने संसार के बारे में क्या सोचते हैं, जिनमें आपके साथ संबंध, उनके संबंध भी शामिल हैं। तब आप दूसरों की कमजोरियों पर अपना भावनात्मक घरौंदा नहीं बनाएंगे। इसके अलावा आप पाएंगे कि परिवर्तन ज़्यादा आसान और वांछनीय है, क्योंकि बहुत गहराई में, बिल्कुल केंद्र में एक ऐसी चीज़ है जो मूलतः अपरिवर्तनीय है। फिर जब आप अपनी अगली 3 आदतों यानी सार्वजनिक विजय की आदतों पर आएंगे तो आप अपने कमज़ोर या टूटे महत्वपूर्ण संबंधों को सुधारने तथा दोबारा बनाने के लिए उपाय तथा इच्छा दोनों का निवेश करेंगे। अच्छे संबंध न सिर्फ सुधर जाएंगे बल्कि अधिक गहरे, ठोस, रचनात्मक और रोमांचक भी बन जाएंगे। अगर 7वीं आदत की गहराई से अंदर बिठा लिया जाए तो यह पहली 6 आदतों का नवीनीकरण कर देगी। यह आपको सचमुच आत्मनिर्भर बना देगी और प्रभावकारी परस्पर निर्भरता में सक्षम भी। इसके द्वारा आप अपनी बैटरियां खुद चार्ज कर सकते हैं। चाहे आपकी वर्तमान स्थिति जो भी हो, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपका असली स्वरूप आपकी आदतें नहीं है। आप खुद को पराजित करने वाले व्यवहार की पुरानी आदतों को छोड़कर नई आदत डाल सकते हैं। आप प्रभावकारिता, सुख और विश्वास पर आधारित संबंध की नई आदतें सीख सकते हैं। मैं आपकी सचमुच परवाह करता हूं, इसलिए मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं कि जब आप इन आदतों का अध्ययन करें तो अपने विकास तथा परिवर्तन के द्वार खोल लें। खुद के साथ धैर्य से काम लें। आत्मविकास एक नाजुक चीज़ है। यह एक पवित्र स्थान है, इससे बड़ा निवेश दूसरा नहीं है।
जाहिर है यह तुरंत फुरत या फटाफट होने वाला काम नहीं है, परंतु मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि आपको लाभ मिलेंगे और इतनी जल्दी मिलेंगे कि आप प्रोत्साहित हो जाएंगे। थॉमस पेन के शब्दों में, जो चीज़ बहुत आसानी से मिल जाती है उसे हम बहुत कम महत्व देते हैं। सिर्फ कठिनाई से हासिल होने वाली चीज़ों को ही महत्व दिया जाता है। ईश्वर जानता है कि अपनी वस्तुओं की सही कीमत कैसे तय की जाए। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर अगले एपिसोड में मुलाकात होगी कल। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।